साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति आज भी हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं अंबेडकर संदेश लेकर। लगातार अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब की राइटिंग्स को लेकर हम उपस्थित होते रहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जो न सिर्फ छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, बल्कि राजनीतिक सत्ता की अहमियत बताने वाला आज का ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंबेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश को, जिसका विषय है अपनी उन्नति की खातिर हमें देश को मिलने वाली सत्ता में शामिल होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 481 से 484 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो 4 अक्टूबर 1945 को गुरुवार सुबह पुणे के संगठन की ओर से वर्किंग कमेटी के सदस्य और प्रेस रिपोर्ट्स को चाय पार्टी दी गई, इस चाय पार्टी के अवसर पर बाबा साहब ने भाषण देते हुए क्या कुछ कहा, वो हूबहू लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, 1920 से कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ आई, तभी से मौलाना आज़ाद के अलावा कांग्रेस के सभी सूत्रधार हिंदू हैं। वर्किंग कमेटी में केवल 2 ही मुसलमान हैं। ये देश अब ऐसे मुश्किल दौर में है कि जातीय भेदभाव को अब राजनीतिक महत्व प्राप्त हुआ है। जातियों के बीच जो भेदभाव थे उन्हें अब राजनीति से जोड़ा गया है। मुसलमान अब न केवल धर्म से ही दूर हुए हैं, बल्कि वे अब राजनीति में भी दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि इस पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। इस बात का एहसास होने के कारण ही मुसलमान तेजी से इस पार्टी से किनारा कर रहे हैं। इसी से इस पार्टी के नेताओं की योग्यता के प्रमाण मिलते हैं। राष्ट्रीय नेशनलिस्ट मुसलमान अब इस पार्टी से निकलकर देश का विभाजन करने चले हैं। आप सभी को मालूम है 1945 का ये स्पीच बाबा साहब का है। उससे पहले ही मुसलमान पाकिस्तान की मांग लगातार कर रहे हैं और वो दौर इस समय स्पष्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। हर बुद्धिजीवी इस बात को महसूस कर रहा है कि मुसलमान पाकिस्तान अलग देश की मांग कर रहे हैं और उसी पर वो लगातार आमादा हैं। यही बात बाबा साहब कहते हैं, कांग्रेस का निर्माण करने वालों के मन में क्या कभी देश के टुकड़े करने की भी कल्पना भी आती है? लेकिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये सयाने लोगों की राजनीति है या पागलों की? जातिवाद का भस्मासुर डरा क्यों रहा है? ये किस बात का असर है? अगर थोड़ा सोचें तो हिंदुओं की राजनीति का असर है। इसका पता चल जाएगा। मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई, उसे देखें तो हिंदुओं की राजनीति का मुझे अचरज लगता है। मैं कई बार आपसे कहता रहा हूँ कि हमें राजनीतिक सत्ता मिले बगैर हमारा सामाजिक और धार्मिक उद्धार होना असंभव है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब की इस कोटेशन को हम पुनः रिपीट करते हैं ताकि आप गौर कर सकें इस कोटेशन पर। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कई बार आपसे कहता रहा हूं कि हमें राजनीतिक सत्ता के बगैर हमारा सामाजिक और धार्मिक उद्धार होना संभव नहीं है। हमें अगर समता और आज़ादी प्राप्त करनी हो, अपनी उन्नति करनी हो, तो इस देश को मिलने वाली सत्ता में हमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा। राजनीतिक सत्ता प्रभावी शस्त्र है। इस शस्त्र को हमें भगवान के समान मानना होगा। इस शस्त्र की हमें पूजा करनी चाहिए ताकि हम अपने दुश्मनों पर हमेशा प्रयोग कर सकें। सम्मानित साथियों, राजनीतिक सत्ता की बात बड़े पुरजोर तरीके से बाबा साहब कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में यदि हमारा ये अंबेडकर संदेश, चूँकि लोकसभा सामान्य निर्वाचन, लोकसभा चुनाव होने जा रहा है इस देश भारत अंदर, और ऐसे में किसी चीज़ को लेकर यदि आज का ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो स्पीच है बाबा साहब का 1945 का, ये किसी बिंदु को लेकर अगर मैच करता है तो ये महज संयोग ही माना जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं इस शस्त्र को आगामी चुनावों के जरिए हासिल किया जा सकता है। इसीलिए आगामी चुनाव हमारे जीने मरने की आर पार की लड़ाई है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब के हर शब्द पे आपको विशेष ध्यान देना है। आप वर्तमान परिदृश्य में किस तरह से जोड़ते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इन चुनावों पर हमारे जीने मरने का मसला निर्भर करता है।
जीवन मृत्यु के भयंकर संग्राम में हमें जीतना ही होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें जोरदार तैयारी करनी होगी। हमें अभी से इस काम में लग जाना चाहिए। अभी हिंदुस्तान अर्थात भारत का काम काज देखने के लिए 15 मंत्री हैं, 15। उन 15 में से एक मैं भी हूं। आप इस बात को जानते हैं ना, वायसराय के कार्यकारी मंडल में मैं केवल 2 सालों से ही हूं। 1942-43 से लगातार बाबा साहब यहाँ पर अंग्रेजों की जो सरकार है उसमें मंत्री के पद पर विराजमान हैं। लेकिन इन 2 सालों से मैंने आपके लिए क्या किया? आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा सम्मानित साथियों कि बाबा साहब ने इन 2 सालों में अंग्रेज सरकार में जब मंत्री के पद पर थे तो उस समय बाबा साहब ने क्या कुछ किया समाज के लिए? ये हर समाज के व्यक्ति को जानना जरूरी है, अन्यथा आप कैसे समझेंगे? लोग तो कह देंगे कि बाबा साहब अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया? तो यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि बाबा साहब ने उस दौरान क्या किया जब अंग्रेजी सरकार में बाबा साहब मंत्री थे, वायसराय के कार्यकारी मंडल में शामिल हुए थे। आज तक कभी किसी ने अस्पृश्यों की शिक्षा की जिम्मेदारी जो नहीं ली थी वो अब केंद्र सरकार ने ली है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि बाबा साहब की थी उस दौरान। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए हिंदुस्तान सरकार ने 20 लाख रुपए दिए थे। अभी भी उस विश्वविद्यालय का 41,000 रुपयों का बिल सरकार के पास आकर पड़ा है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने के लिए मुसलमानों को 20 लाख रुपए दिए गए और हर साल 3 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है। यानी कि मुस्लिमों के लिए बाबा उस समय अंग्रेज सरकार काफ़ी कुछ कर रही थी, केंद्र सरकार कर रही थी। BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि हिंदुओं के लिए भी सरकार बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन अस्पृश्यों के लिए क्या कर रही थी ये चिंतनीय विषय है, विचारणीय विषय है। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य समाज की शिक्षा की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर है, इसका सरकार को एहसास तक नहीं था। मेरे जाने के बाद मैंने अस्पृश्य समाज की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए मंजूर करवा लिए। इन 3 लाख रुपए में हर साल 300 छात्र पढ़ सकते हैं। इस बार 300 छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले हैं। उसी प्रकार हर साल 15 छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। हम में से कोई विलायत गया है? साहब के बुटलेट के रूम में हो सकता है कोई गया हो। इस बार शिक्षा के विदेश जाने वाले 30 छात्रों में एक भंगी, एक मांग और कई सारे चमार जाति के हैं। मैं यही बताना चाहता हूं कि इस योजना का फायदा अस्पृश्यों में हर जाति ले सकती है। अस्पृश्यों में हर जाति ले सकती है। प्रोविंशियल सर्विसेज में और सेंट्रल सर्विसेज में 25% पद मुसलमानों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसी प्रकार ईसाई, सिख और एंग्लो इंडियनों के लिए नौकरियों में तय प्रतिशत का आरक्षण है। लेकिन क्या कभी किसी ने अस्पृश्य समाज की ओर ध्यान दिया है? क्या कभी हमारे लिए कोई सुविधा दी गई? एक टुकड़ा तक कभी हमें नहीं दिया गया था मेरे साथियों। मैंने ऐसी व्यवस्था करवा ली है। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्यों के लिए नौकरियों में 8.1% आरक्षित करवा लिया है। मेरे सरकार में शामिल होने के बाद से कई लोग बड़े ओहदों पर चले गए हैं। हम में से एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, दूसरा एक अंडर सेक्रेटरी है और 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं। शिमला में मेरे विभाग का एक हिस्सा है जहां 28 क्लर्क हैं और 28 में 18 भंगी जाति के हैं। राजनीतिक सत्ता के सहारे इंसान क्या कर सकता है, इसका यह अच्छा उदाहरण है। अपना बड़प्पन बताने के लिए मैं यहाँ ये सब नहीं बता रहा। बाबा साहब कहते हैं ये जितनी उपलब्धि हमने गिनाई है
अपना बड़प्पन बताने के लिए हमने आपको नहीं बताया, बल्कि बाबा साहब कहते हैं हमारे हाथ राजनीतिक सत्ता आए तो हम क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। मेरे साथ अगर आप में से कोई एक आध और मंत्री होता तो हम दोनों मिलकर और भी बहुत कुछ कर सकते थे। हर विभाग में मैं अगर सिर्फ 5 सालों तक रहूं तो अपने लोगों का बहुत कल्याण कर पाऊंगा। राजनीतिक सत्ता के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स शुड बी द लाइफ ब्लड ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स। हमारा जो हाल हुआ है, हजारों सालों से हम जो इतना दयनीय जीवन बिता रहे हैं, इसका एक कारण यह है कि हमारे पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी। हमें यह सत्ता हासिल करनी होगी। राजनीतिक सत्ता अजीब ताकत है, हमें अपने दुश्मन पर उसे आजमाना चाहिए। चुनावों के लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्माण किया गया है। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड पर 5 लोग रहेंगे, उन्हें उम्मीदवार चुनने होंगे। उस बोर्ड के कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार ही चुनावों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। ऐसे ही लोगों को हमें चुनना होगा। अगर किसी को लगता है कि वह केवल अकेले दम पर असेंबली में सब कुछ कर सकता है तो ये उसकी मूर्खता है। अगर कुछ कर सकता है तो उसका दल ही कर सकता है। पिछली बार चुनावों में कांग्रेस को केवल पृथक मजदूर पार्टी से ही डर लग रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि हजारों रुपए देने पर भी कांग्रेस की सदस्यता वो नहीं लेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कुछ करेगी और जिन लोगों को चुना जाएगा उसी व्यक्ति को हमें जिताना होगा। हम इन चुनावों में जीतेंगे, ये कसम आपको खानी होगी। मेरी ये पक्की राय है कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमारे इस वीडियो को अर्थात इस अंबेडकर संदेश को, जो बाबा साहब की कही गई बातें हैं, आखिर बाबा साहब ने छात्रों के लिए क्या विचार विमर्श दिया है, अपनी राय व्यक्त की है, ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा छात्रों के लिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो छात्र जीवन में ही राजनीति में कदम रखने की कोशिश करते हैं, विभिन्न तरह के असंवैधानिक आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद मुकदमेबाजी होती है। तो इसलिए छात्रों को बाबा साहब की ये बात जरूर माननी चाहिए। यदि आप सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे, सच्चे अनुयायी होंगे, तो निश्चित है कि आप जरूर बाबा साहब की इस बात को फॉलो करेंगे। बाबा साहब कहते हैं क्योंकि वे अगर पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आए तो उनका ज़िंदगी भर का नुकसान होता है, लेकिन इस बार इस नियम को थोड़ा ढीला करना होगा। वे अपनी अनाड़ी जनता की मदद करें ताकि मतदाताओं की सूची में वे अपना नाम दर्ज करा सकें। अब चूंकि मतदाताओं अर्थात मतदान का अधिकार मिल चुका है, ऐसे में हमारा मतदाता, हमारे समाज का व्यक्ति उतना जागरूक नहीं है और जनरली तौर पर छात्रों को जागरूक, देश का जागरूक नागरिक माना जाता है, भविष्य का निर्माता माना जाता है देश का। तो ऐसे में छात्रों को जागरूकता दिखाते हुए अपने समाज के जो वोटर्स हैं उनका अगर नाम सूची में नहीं है तो वो अपना कर्तव्य का निर्वहन इस तरह से कर सकते हैं, छूटे हुए मतदाताओं को उस सूची में नाम दर्ज करा दें। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस बार का इलेक्शन भारत के इतिहास में स्मरणीय होने वाला है, क्योंकि संविधान का नया मसौदा तैयार करना है। इस चुनाव के बाद जो संविधान समिति निर्माण होने वाली है, वह संविधान का जो मसौदा बनाने वाली है वह आगे लंबे समय तक चलने वाला है। ये बात बाबा साहब ने 1945 में कही। 1946 में, दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण शुरू हो जाता है, भारतीय संविधान, जिसमें बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। सामान्य साथियों, कैसे बाबा साहब प्रारूप समिति में सम्मिलित हुए, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किसने बाबा साहब के लिए कहा कि बाबा साहब के लिए दरवाजे ही नहीं रोशनदान भी बंद हैं, बावजूद इसके बाबा साहब उस संविधान सभा में शामिल हुए। आखिर वो कौन से कारण है? आने वाले अंबेडकर संदेश में हम जरूर इस बात का पीछे का जो रहस्य है उसको हम उजागर जरूर करेंगे। एक एक बात आपको बताएंगे, बशर्ते कि आप अंबेडकर संदेश को नियमित सुबह 5 बजे वॉच करते रहिए। बाबा साहब कहते हैं वह संविधान का जो मसौदा बनाने वाली है
वह आगे लंबे समय तक चलने वाला है, उस भावी संविधान में हमारा क्या हिस्सा होगा, इस ओर हम सभी को ध्यान देना है। हमने जो विभिन्न प्रस्ताव पारित किए हैं उसमें हमने अपनी योजना जाहिर की है। ये जो कार्यक्रम है जिसमें बाबा साहब 4 अक्टूबर 1945 को स्पीच देते हैं, तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। पहला 2 अक्टूबर को, दूसरा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होता है उसमें 7 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। सम्मानित साथियों, इसे जस्ट पिछले जो अंबेडकर संदेश है उनको आप सुनेंगे तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बताई हैं। तब बाबा साहब कहते हैं हमने जो विभिन्न प्रस्ताव पारित किए हैं उसमें हमने अपनी योजना को जाहिर कर दिया है। यह इलेक्शन सचमुच हमारे जीने मरने का संघर्ष है। इस बार अगर हम जागते नहीं हैं तो हमारा नाश अटल है। आगे चलकर ये जो स्वराज बनने जा रहा है वह हमारे किए जुल्मी राज बनने जा रहा है, हमारे लिए जुल्मी राज बनने जा रहा है। सही समय पर आपको सही राह दिखाने का काम मैंने किया है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य को कहां तक निभाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाने से नहीं चूकेंगे। कर्तव्य सम्मानित साथियों यहां पर क्या है? मतदान करने का। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आने वाले चुनाव में, ये जो इस समय प्रक्रिया चल रही है लोकसभा चुनाव, इसमें मतदान जरूर करें। बढ़ चढ़कर समाज को जागरूक करें मतदान करने के लिए। क्योंकि किसी भी देश में इलेक्शन हो और मात्र 50, 60, 55% वोटिंग और 40 से 45% लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहें, ये लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में हर किसी को मतदान करना है। जिस दिन आपके क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन इलेक्शन हो उससे पहले ही आप अपने यथास्थान आ जाएं और वोट जरूर करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। ये लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। और बाद बाकी आपने अंबेडकर संदेश से एक बड़ा संदेश जरूर लिया है। आज का स्पीच यहाँ समाप्त हुआ। बाबा साहब का जो अंबेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीतिक सत्ता के बारे में क्या कुछ कहा है, क्या अहमियत बताई है, आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छात्रों के लिए और राजनीति में प्रवेश के लिए छात्र और राजनीति का जो संबंध बताया है, उस बारे में आपके क्या विचार हैं? आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे, बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा कुछ वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। यदि आप भी चाहते हैं जल्द ही वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार हो तो आप अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इस निवेदन के साथ कि बाबा साहब के इस संदेश को, बाबा साहब के इस स्पीच को जो हमने हूबहू प्रस्तुत करने की कोशिश की है, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।